इस दुनिया में सारे सपने कब किसके पूरे होते हैं। कुछ सपने थक कर रह जाते, कुछ बीच राह में खो जाते हैं। सुनने वाले सोच रहे होंगे कि कार्यक्रम शुरू करते ही क्या निराशाजनक बात कह रही हूँ, लेकिन इन्हीं पंक्तियों के रचयिता वो व्यक्तित्व जिन्होंने सपनों को दबाया भी, सपनों को उछाला भी और सपनों को हकीकत में इस तरह से बयां किया कि देखने वाले सरासर ये कह उठते हैं कि क्या सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो या सपनों को सजा रहे हो। श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में हम आपकी मुलाकात करवाने के लिए लेकर आए हैं मुरली मनोहर मंजुल। चौंके ना आप? खेल के मैदान की आवाज़, फिल्म जगत की आवाज़ या फिर आकाशवाणी के कार्यक्रमों के भीतर की आत्मा को बाहर खींचते हुए वो व्यक्ति या सरस कवि। बाबा, कहाँ तक गिनाऊं? बेहतर ये होगा कि सीधी ही बात कर लेते हैं। स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो हमारा ये सौभाग्य है आकाशवाणी उदयपुर का कि आकाशवाणी उदयपुर के केंद्र निदेशक आज अपने ही केंद्र को फिर से देखने के लिए, उन सोए सपनों को दोबारा से हमें सजावट किस तरह करनी है वो प्रेरणा देने के लिए पधारे हैं। एक बार पुनश्च स्वागत। मंजुल साहब, ये बताइए कि खेल जगत में तो आप एक लंबे समय तक छाए रहें और आज भी लोग इंतज़ार करते हैं। सीधा सीधा आप रेडियो के माध्यम से जुड़े हैं। बिल्कुल। लेकिन रेडियो की यात्रा जब आपने शुरू की थी, उस वक्त आप खेल के मैदान में थे या कि रेडियो के स्टूडियो में? खेल कहीं आसपास भी उस वक्त नहीं थे। रेडियो में जब मैं 57 में प्रवेश जब किया तो बहुत कम खेलों की कवरेज हुआ करती थी। खेलों का शौक ज़रूर मुझे रहा, लेकिन कार्यक्रमों का आकर्षण, एक कला का मंदिर जिसे आकाशवाणी माना जाता था, वो आकर्षण मुझे खींचकर रेडियो में लाया और अपने आप को मैंने बहुत परम सौभाग्यशाली माना कि अंदर का कहीं छुपा हुआ कलाकार कुछ करने के लिए एक मंच उसे मिल रहा है आकाशवाणी में, और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, पूरे साधना के भाव से, मतलब कुछ देना है, कुछ करना है, कुछ सेवा करनी है कला की, कला जगत की, इस इरादे से आकाशवाणी में प्रवेश किया था। उस वक्त खेलों का कहीं आसपास नामो निशान नहीं था। हमें अक्सर जानने को मिलता है कि रेडियो में जब आपने प्रवेश किया था तो एक सरस कवि के तौर पर, एक भीतर का कलाकार जो कि बहुत ही उत्साही रूप में आगे आ रहा है, बहुत अच्छे फीचर्स दिए आपने, बहुत अच्छे नाटक प्रस्तुत किए आपने और सरस कवि थे ही। अचानक खेलों की तरफ आपका डाइवर्शन कैसे हुआ? देखिए, खेलों में ऐसा है कि क्रिकेट मैंने बचपन में, जोधपुर से मैं आता हूँ, तो वहाँ क्रिकेट इतना लोकप्रिय नहीं था, लेकिन बहुत ही स्थानीय तरीके से एक आध क्लब थे। मारवाड़ क्रिकेट क्लब हुआ करता था। तो बीबीसी की कमेंट्री सुन के, जॉन आर्लट मेरे बहुत प्रिय कमेंटेटर है, आदर्श वाणी जिसे मान सकते हैं, तो क्रिकेट के प्रति एक मोह जागा और मैंने वो क्लब ज्वाइन किया। वहाँ क्लब स्तर की क्रिकेट चला करती थी और मारवाड़ में और भी जोधपुर जैसी कट ऑफ जगह में क्रिकेट क्या कितनी संभावनाएं बन सकती है अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन वो थोड़ा प्रगाढ़ता बढ़ती गई उस खेल के प्रति। तो जब रेडियो में आने के बाद, जब हिंदी में आकाशवाणी से प्रसारण आरंभ हुआ क्रिकेट का ख़ास तौर से, तो वही प्रगाढ़ता काम आई और मैंने अवसर का फ़ायदा उठाया। उस वक्त एक आध लोग ही हिंदी में ज़्यादा आए थे आगे। कहा यह जाता है कि मुरली मनोहर मंजुल ने क्रिकेट की कमेंट्री में हिंदी के अध्यायों का बिल्कुल उन्हें खोला है। नहीं, देखिए विनोद जी, बात ऐसी है कि प्रयोग जो होता है वो कहीं भी किया जा सकता है। तो जब बाकायदा बतौर कमेंटेटर मुझे हिंदी कमेंटेटर स्वीकार कर लिया गया आकाशवाणी के पैनल पे, तो फिर मैंने अपने हिंदी का जो ज्ञान है उसको सरलीकृत करके, मतलब क्रिकेट की ज़बान में अगर कहा जाए तो आम बोलचाल की भाषा में, जिससे गली का आदमी भी क्रिकेट को समझ सके और दफ्तर में बैठा हुआ भी समझ सके, गृहिणी भी समझ सके। तो मजाक के तौर पर हमने कहा कि क्रिकेट को हमें
किचन से कमोड तक ले जाना है तो आप अंदाज लगा सकते हैं ये सफ़र तय करने में कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। इसलिए भाषा को सरल बनाना बहुत ज़रूरी हो गया। कम्युनिकेशन जब तक नहीं हो, जब तक आप सुनने कमेंट्री नहीं, किसी भी प्रोग्राम में आप अपने सुनने वाले की नब्ज जब तक नहीं पहचानेंगे तो आप उसे सही वक्त पर सही खुराक नहीं दे सकेंगे। ये एक कामयाबी का राज मैं मानता हूँ रेडियो प्रोग्राम्स का, और क्रिकेट कमेंट्री में भी यही करना पड़ा। क्रिकेट प्रेमियों के तो आप जन जन के मन में बस गए, लेकिन मुझे अच्छे से ध्यान है कि स्टाफ की भी आपने बहुत मदद की इसमें, और क्रिकेट की बारीकियों को अपने आंखों देखे हाल में तो बयां की, लेकिन कुछ आपने इस तरह का भी प्रयास किया कि वो आर्टिकल्स के माध्यम से, आपके निबंधों के माध्यम से, या एक पुस्तक के माध्यम से वो जन जन तक पहुंचे। और आपकी वो लिखी हुई कौन सी पुस्तक है, आंखों देखा हाल को हरिश्चंद्र पुरस्कार मिला था। अब उसी बात पे मैं आ रही थी कि इतना सरलीकरण क्रिकेट को करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। देखिए उस वक्त इम्प्रेशन ये था कि क्रिकेट बेसिकली एक इंग्लिश गेम है और सिर्फ उसे अंग्रेजी खेल सकते हैं। पहला तो ये इम्प्रेशन टूटा क्योंकि वो सब जगह खेला जाने लगा। फिर ये धारणा थी कि इसका जो विवरण है, इसकी कमेंट्री सिर्फ इंग्लिश में ही की जा सकती है। तो इस मिथक को तोड़ना बहुत ज़रूरी था। तो वो बड़ी भारी चुनौती थी। मुझे कई मेरे साथी याद हैं जो उस वक्त हिंदी अंग्रेजी की कमेंट्री एक ही बॉक्स से हुआ करती थी, तो वो बहुत व्यंग्यपूर्व से कहा करते थे कि ये कोई भाषा है, ये कोई खेल है जिसको हिंदी में बयान किया जाए। तो हमने बीड़ा उठाया, हम 2-3 साथियों ने, हमने कहा कि एक वक्त हम ये साबित करके दिखा देंगे कि हिंदी की कमेंट्री सुनने वालों की तादाद आपसे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि ये भारतवर्ष है। यहाँ पर एक विदेशी भाषा की बजाय इस पर अपनी घर की भाषा, अपनी मातृभाषा में लोग सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। और किसी खेल के साथ किसी भाषा को बांधा, सीमित नहीं किया जा सकता, और यही हमने किया। आंखों देखा हाल सरस होने की वजह से, सरल होने के कारण क्रिकेट लोगों का लोकप्रिय और जन जन तक पहुंच गया है, वरना शायद मुश्किल होता कि ये खेल आम आदमी तक पहुंच पाता। देखिए एक बात मैं मानता हूं और सभी मानते हैं कि आज दूरदर्शन या ये जो टेलीविज़न है वो जो क्रिकेट की या खेलों की जो लोकप्रियता को भुना रहे हैं किसी भी रूप में, अर्थ के रूप में, प्रचार प्रसार के रूप में, इसका सारा श्रेय, इसका जो आधार जो तैयार किया वो रेडियो ने किया। रेडियो ने उन्हें पकाया एक मंच दिया जिससे वो शूट ऑफ हो सके। अच्छा मंजुल साहब, शुरू में देखिए कोई भी नई बात जब की जाती है तो उसका विरोध भी उतना ही होता है जितना कि उसका स्वागत होता है। तो आपको भी निस्संदेह जो अंग्रेजी में कमेंट्री करने वाले या और जो तकनीकी विशेषज्ञ थे उन्होंने किसी तरह से आपको हतोत्साहित करने का बिल्कुल किया। मैं बता ही रहा था कि वो बिल्कुल हमें एक तरह से इग्नोर किया करते थे और मजाक उड़ाया करते थे कि दोयम दर्जे के। लेकिन फिरोजशाह कोटला में वेस्ट इंडीज और 1974 में जो भारत का मैच हुआ वहाँ पर हिंदी इंग्लिश कमेंट्री को पहली बार अलग अलग बॉक्स में दिया गया और वहाँ हमारे डायरेक्टर जनरल साहब थे, मुझे नाम याद नहीं, बरुआ साहब थे शायद, तो यूएन बरुआ साहब थे। तो उन्होंने आकर के हमें शाबाशी दी कि कोई पूरे मैंने सर्वे करके आया हूँ ग्राउंड में, इंग्लिश कमेंट्री का स्विच ऑफ किया हुआ है और हिंदी गूंज, और उसका जो फीडबैक है हम खुद मॉनिटर कर रहे थे मैदान से, तो उस पूछने की ज़रूरत नहीं थी। तो पासा तब तक पलट चुका था। निस्संदेह उत्साह मिला होगा उससे आपको। लेकिन देखिए अब हम थोड़ा सा आपके रेडियो की भूमिका पे भी आते हैं, क्योंकि क्रिकेट रेडियो के कंधों पर चढ़कर आपके मुख से उद्भरित होती हुई जन जन तक पहुंची है, और उसी की वजह से हालांकि लोकप्रियता के और भी मापदंड थे, लेकिन जो भी जितनी लोकप्रियता आपको मिली है उसमें कुछ प्रतिशत तो क्रिकेट के आंखों देखे हाल की है। और आपकी वो पुस्तक आंखों देखा हाल, जिससे कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पुरस्कृत भी किया, उसके बाद आपने फिर क्रिकेट पे और भी कुछ लिखा? क्रिकेट पे तो उसके बाद तो क्रिकेट ऑलमोस्ट मेरी एक ऑफ ड्यूटी एक्टिविटी बन के रह गई, क्योंकि क्रिकेट पे लिखना भी शुरू किया और कमेंट्री का भी विस्तार हुआ, विदेश भी जाने के मौके मिले। और आपको बताऊं, पाकिस्तान में मैं जब 17 साल के बाद भारत का दौरा हुआ था, जिसमें कपिल देव ने डेब्यू किया था, अपना पहला मैच फैसलाबाद में खेला था, वहाँ हम मौजूद थे। तो
वहाँ जिस तरह की कमेंट्री, पाकिस्तान की कमेंट्री अब तो काफ़ी तरक्की पर है, लेकिन उस इनिशियल पीरियड में उर्दू में वहाँ भी कमेंटेटर्स होते थे। तो हम 2 कमेंटेटर थे, अंग्रेज़ी में आनंद सिंह तलवाड़ और हिंदी में मैं था। तो ये वो अतिशयोक्ति नहीं है, आत्म प्रशंसा नहीं है। हकीकत ये थी कि उर्दू के कमेंटेटर हमने वहाँ उर्दू जानबूझ करके उर्दू की उसमें वो मलाई डाली, तो वो इतनी क्लिक हुई कि वो उर्दू के वहाँ के कमेंटेटर हमारे पीछे जाके हमारे नोट फिक्रे ले के नोट्स ले यानी कि पड़ोस के घर में जो अच्छी बात हो रही है उसको चुराने की कोशिश की गई। तो बहुत यादगार क्षण थे। मंजू साहब, ये क्रिकेट का हाल सुनाने वाला मानसिक खिलाड़ी जो कि पहले कवि होता था और आकाशवाणी के कार्यक्रमों में बिल्कुल रच बच गया था, उसका क्या हुआ? नहीं, वो व्यक्तित्व तो अपनी जगह रहा। रेडियो में कमेंट्री करते हुए भी मैंने रेडियो के प्रोग्रामों से अलविदा नहीं कहा, और गीत चलते रहे, फीचर्स चलते रहे, क्योंकि ये जीवन क्या है? जीवन तो है अलिखित ही रही जीवन की सत्य कथा, जीवन की लिखित कथा सत्य नहीं क्षेपक है। तो ये कोई क्रिकेट कमेंट्री तो उसका एक जीवन का हिस्सा है। जीवन तो अनंत यात्रा की तरह है। तो रेडियो की जो सेवा थी वो भी एक अनंत यात्रा की तरह, उसमें कोई पाबंदियां नहीं थी। और ज्यों-ज्यों आप गहरे पानी में डूबते चले जाते हैं तो आपकी पकड़ मजबूत होती जाती है, आपका आत्मविश्वास ज़्यादा दृढ़ होता जाता है, और आप प्रोग्राम की नब्ज, प्रोग्राम की जो थ्रिल है उसको समझने लगते हैं, और वो कम्युनिकेट करने की क्षमता आपके अंदर जागती रहती है। तो मैंने रेडियो के प्रोग्रामों में अपने आप को लगातार व्यस्त रखा। मंजू साहब, आपके समय में रेडियो बिल्कुल स्वर्णिम युग कहा जा सकता है रेडियो का। रेडियो अभी भी स्वर्णिम युग की तरफ जा रहा है। नहीं, देखिए, या मैं आपकी बात से इतना असहमत जरूर हूँ कि मेरे वक्त में रेडियो का स्वर्ण युग इस दृष्टि से नहीं था कि रेडियो के कार्यक्रम जब सजीव प्रसारित हो रहे थे, मैं उसको स्वर्ण युग मानता हूँ। मेरे प्रवेश के बाद तक चलता रहा वो। जब से मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि रेडियो सुविधा की दृष्टि से, तकनीकी सुविधा की दृष्टि से, आप चाहे प्री रिकॉर्ड कर लें किसी प्रोग्राम को, किसी वार्ताकार को, किसी कवि को, लेकिन उसका जो रोमांच है, जो थ्रिल जिसे मैं कह रहा हूँ, जो सजीव प्रसारण का जो होता है, वो आपके इस व्यवस्था में फिट नहीं बैठता कहीं पर भी। इसलिए वो स्वर्णयुग, वो जो 50 और 60 के दशक के बीच में था, वो जहाँ रिकॉर्डिंग 2% ही नहीं होती थी, वो तो स्वर्णयुग था। निस्संदेह चुनौतीपूर्ण समय था वो, लेकिन तकनीकी विकास के साथ साथ उन्हीं चुनौतियों को और सजाते और मांझते हुए जब आगे बढ़े हैं, तो उस समय जब आप केंद्र निदेशक के पद पर थे या मुंबई में रहे उस वक्त में, तब भी रेडियो अच्छा माना जाता था। और आज बीच में एक समय आया था कि रेडियो थोड़ी देर के लिए नीचे बैठ गया, लेकिन फिर से वापस उसी दौर में हम जा रहे हैं। देखिए, रेडियो को अगर अपनी एक मिथ्या धारणा हो सकती है, लेकिन अगर उसने कोई ज़मीन अपनी खोई है, अपनी पहचान थोड़ी सी उसकी धूमिल हुई है, तो ये अपने आप में यहाँ रेडियो के इस मौजूदा स्टाफ के लिए एक बड़ा चुनौती का काम है ये, कि वो अपने कार्यक्रमों को इतने ठोस बनाए, इतने सटीक बनाए, इतने पर्पसफुल बनाए और बहुपयोगी बनाए। क्योंकि आकाशवाणी का है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो जब तक आपके कार्यक्रम इस मोटो के ऊपर, इस सिद्धांत के इर्द गिर्द नहीं बुने जाएंगे, तब तक रेडियो वापस उसी स्तर पर आने में समय लगेगा। मेरा प्रश्न आपसे था कि अब रेडियो जो है वो रेवेन्यू जनरेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मानदंड बदल गए हैं, आवश्यकताएं बदल गई हैं, लक्ष्य बदल गए हैं। आप इनके बारे में अपनी क्या टिप्पणी देंगे? देखिए, अर्थोपार्जन आज वक्त की मांग है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन रेडियो अपने मूल उद्देश्य से न भटके। जो जीवन की समस्याएं हैं, लोगों की तकलीफ़ें हैं, लोगों की परेशानियां हैं, लोगों की चिंताएं हैं, रेडियो जब तक एक आईना बन करके उनको प्रोजेक्ट नहीं करेगा, तो आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाते रहिए। आप जब तक लक्ष्य भेद नहीं करेंगे, टारगेट को जब तक आप हिट नहीं करेंगे, आपका टारगेट ये तो नहीं है कि आप पैसा कमाएं सिर्फ। रेडियो का ये टारगेट तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर होगा तो वो डिफीट अपने उद्देश्य से हार जाएगा।
आपका है कि आप सुनने वाले को कितनी देर तक सेट पर रोके रखते हैं। अरेस्ट, यू हैव टू अरेस्ट योर लिसनर ऑन योर रेडियो सेट। अपने प्रोग्राम के माध्यम से ही, अपनी आवाज़ से ही रोक सकते हैं, अपने नाटक से, अपने वार्ता से, अपने वैरायटी प्रोग्राम से ही रोक सकते हैं। पैसा कमाना में कोई बुराई नहीं है, वो तो आजकल सभी को मजबूरन करना पड़ता है। आपका कहना सही है, लेकिन श्रोता की जो अपेक्षाएं और आकांक्षाएं वो बदल गई हैं। आज पहले का श्रोता जो है वो आधे घंटे तक बंद कर रेडियो नाटक सुनता था, या 1 घंटे की शास्त्रीय संगीत की सभा होती थी तो उसको बहुत मुस्तैदी से, ध्यान से सुनते थे। लेकिन आज की श्रोता के पास में इतना समय नहीं है। उसमें हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए सीधी बात है, उसकी ज़रूरतें कि वो इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास समय नहीं है आधे घंटे तक बैठ के सुनने का। इसलिए आप कंडेंस करिए अपने प्रोग्राम को, कम समय में पते की बात करना, ये एक अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। उससे आपको नहीं लगता, खासकर जैसे संगीत के क्षेत्र में या नाटक के क्षेत्र में, जो शास्त्रीय पक्ष है इन दोनों विधाओं का, वो कहीं ना कहीं आहत हो रहा है? देखिए, हर व्यक्ति तो शास्त्रीय संगीत सुनता नहीं है, तो हर क्लासिफाइड लिसनिंग होती है कुछ प्रोग्रामों की। नाटक का भी हर आदमी शौकीन नहीं होता, कुछ मजाहिया प्रोग्राम पसंद करते हैं। तो जो शास्त्रीय संगीत के हैं उनके लिए लेट नाइट में रेडियो मेरे ख्याल से अभी भी 1-1 घंटे के और प्रोग्राम करता है, तो उनके लिए वो अलग है। लेकिन जो आम फहम लोग हैं, जनरल कैटेगरी में, जिनको काफ़ी लोगों को रखा जा सकता है, तो उनके लिए तो कोई एक ऐसा एक्सेप्टेबल कम वक्त का प्रोग्राम देना चाहिए तो वो रिलिश कर सकें और दाद दे सके कि वाह क्या बात है, 10 मिनट के अंदर इन्होंने गागर में सागर भर दी। सागर भर दिया है। गागर में सागर भरने के लिए कार्यक्रम के ताने बाने के अलावा, प्रस्तुति के अलावा, एक बहुत ही मोटी बात होती है जो कि आपने शुरू में कहा था कि संप्रेषणिता, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को बांध के रखती है भाषा। भाषा ने रेडियो के इतिहास के साथ साथ हर बार अपने रूप को बदला है। वर्तमान में आपकी दृष्टि में कौन सी भाषा जो है रेडियो के लिए उपयुक्त रहेगी? देखिए, रेडियो के लिए भाषा तब भी वही आवश्यक जरूरी थी जो आज भी है, उसमें तो कोई परिवर्तन, चेंज नहीं आया है। ज़रूरत यह है कि आप उसको कैसे प्रयुक्त करते हैं, कैसे उसको एक्सेप्टेबल फॉर्म देते हैं। ये बिल्कुल गली में बोली जाने वाली भाषा भी रेडियो को इतनी फिट नहीं होती है। एक बीच की धारा, जैसे अंग्रेजी के शब्द स्वतः आते हैं, उन्हें नकारने की कोई ज़रूरत नहीं है, उर्दू भी उसमें आएगी। तो एक आम फहम, बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। और कोई साहित्य विषय पे, जैसे अगर आप तुलसीदास जी पे बात कर रहे हैं, तो तुलसीदास जी के काव्य को या रामचरितमानस को भी आप सरल शब्दों में कह सकते हैं। तत्सम शब्दावली से अगर आप उसको भारी भरकम बनाए थे, तो क्रिकेट की भाषा में जो बाउंसर ऊपर से निकल जाता है वो हिट नहीं करेगा टारगेट। तो बहुत एक्सेप्टेबल फॉर्म होनी चाहिए भाषा की, भले कोई भी कार्यक्रम हो। मंजू साहब, मुझे अच्छे से याद है, मैं आप ही के मार्गनिर्देशन में उन दिनों कार्य कर रही थी और एक स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी और उसमें बार बार हेतु शब्द का इस्तेमाल किया था और आपने मुझे बहुत अच्छे तरीके से बताया था। लेकिन हेतु शब्द तो खैर अब उतर गया, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग ही इस तरह की थी कि अब कभी भी रेडियो प्रसारण में मैं हेतु और एवं शब्द को नहीं लेकर आती हूँ। लेकिन अब आजकल हेतु और एवं की बजाय होने लगे एंड आने लगे, अकम्पनी, लाइकवाइज। ये जो लाइकवाइज जो बोला मैंने, इन शब्दों के प्रयोग को आप युक्त नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है अगर सुनने वाला समझ रहा है, क्योंकि एजुकेशन का लेवल भी बड़ा है आपके अक्रॉस द टेबल। आप सेट के ऊपर जो आपको सुन रहा है, इवन गांवों में भी शिक्षा का प्रसार हुआ है और उनकी ग्रिप में कुछ शब्द आम फहम हो गए हैं, अंग्रेजी के, उर्दू के भी। अंग्रेजी के खास तौर से एक महिला की मुझे याद आती है, उसने शायद स्कूल में गए नहीं, लेकिन वो हर बात में एक्चुअली का प्रयोग होता है। इसका मतलब है कि ऐसे शब्दों का हमने स्वीकार कर लिया है। वो उसमें क्या है, भाषा बहुत पचाऊ होनी चाहिए, तो वो पाचन शक्ति अगर भाषा में है तो वो सामने भी वो उसको ग्रहण किया जाएगा। सहर्ष एक नया शब्द और आपसे मिला कि प्रसारण की भाषा आम जनता द्वारा और बोले जाने वाले व्यक्ति द्वारा पचाऊ होनी चाहिए, जिसको हम भी स्वीकार करें और सुनने वाले को भी समझ में आ जाए। कुछ आपने बहुत सारी जगह पे जैसे कार्य किया, जोधपुर से जो यात्रा शुरू हुई उस यात्रा को विराम दिया, आपने घूम फिर के लौट के आए और उदयपुर में विराम दिया। तो दोबारा से अगर आपको अभी वर्तमान में फिर से केंद्र निदेशक
के तौर पर यहाँ उदयपुर में रहने को कहा जाए या आमंत्रित करना जाए, तो किस कार्यक्रम को सबसे पहले आप छुएंगे? देखिए, ये तो बहुत ही काल्पनिक प्रश्न है और अवास्तविक सा प्रश्न है, क्योंकि रिटायरमेंट के इतने वर्षों के बाद आने का न तो मन है, न उसकी कोई आवश्यकता है, न कोई। पर आप ये कल्पना करके तो देखिए कि किस कार्यक्रम में सबसे पहले हम छुएंगे। देखिए, सबसे पहले मुझे मॉर्निंग का प्रोग्राम एक होता है, ख़ास तौर से जो इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम होता है, जिसमें एक मिक्स्ड बैग की तरह आप हर वर्ग के श्रोता को कैटर करके लाए। फिल्म म्यूजिक का भी कुछ एक हिस्सा हो, उसमें साइंस का भी हो, स्वास्थ्य का भी हो, परिवार नियोजन का भी हो, विकास का भी हो, खेलों का भी हो। तो इस तरह के प्रोग्राम है। वो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि गागर में सागर भरने वाली, तो अगर आपके पास घंटे भर का या आधे घंटे का टाइम है, अगर आप उसमें वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स लेकर के, लेकिन वो बहुत ही ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर आपने किसी स्वास्थ्य पे बात की है, किसी बीमारी को हटाने पीलिया के ऊपर, तो वो पीलिया का एक्सपर्ट आकर के बैठे और बाकायदा, और अब तो टेलीफोन का इस्तेमाल होने लगा है, आप यहाँ स्टूडियो में बैठ के घर बैठे डॉक्टर से बात कर सकते हैं और मरीजों से उसके क्वेश्चंस इनवाइट कर सकते हैं और एकदम लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकता है। तो वो बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम हो सकता है मेरी दृष्टि से। मेरी पहली पसंद वही है। वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन हम वर्तमान में आकाशवाणी उदयपुर से इस तरह का कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। गोखड़ा नाम है उसका। फिलहाल उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो है वो हम वीकली है, लेकिन बहुत जल्दी उसको अच्छी आवृत्ति। लेकिन उसके लिए विनोद जी एक बहुत पहली प्री रिक्विजिट ये है कि बहुत अच्छे स्टाफ की टीम आपके पास होनी चाहिए। नहीं, और टीम भी होनी चाहिए। आपने जैसे स्वास्थ्य का एक दिन रखा कि इस दिन बुधवार को स्वास्थ्य पे चर्चा होगी, तो उसमें जो लाए वो व्यक्ति बाकायदा खोजबीन करके सही विशेषज्ञ को पकड़ के और नई बीमारी को बाकायदा लिस्टिंग करके और फिर करे, तो उसमें क्या एक बड़ा संतुलन और स्वरूप निखर कर रेडियो सेट पे आता है। उसके आपकी मेहनत है वो साफ झलकेगी रेडियो के ऊपर। मेहनत बेकार नहीं जाती। अगर आपने सच्चा परिश्रम किया है तो उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। रेडियो में आज भी वो विशेष श्रोता वर्ग के लिए कार्यक्रम का कंसेप्ट मौजूद है और जनरल कार्यक्रम भी मौजूद हैं। विशेष श्रोता वर्ग के जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं, क्या इनकी उपयोगिता पहले जितनी है? मेरे ख्याल से अब थोड़ी सी बासी हो गई है वो आवश्यकता, उतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको दिन भर में बांट करके अगर प्रसारित करें, बनिस्बत की एक महिला जगत के लिए आपने आधा घंटा दे दिया या यूथ के लिए दे दिया, तो यूथ की एक्टिविटी पूरे दिन के ट्रांसमिशन में भी आप उसको बिखेर कर दे सकते हैं। और इस तरह के मैंने कहा आपको कंडेंस्ड प्रोग्राम में समाहित अगर आप करेंगे हर वर्ग को, हर आयु वर्ग को, बुजुर्गों के लिए भी हो, बच्चों के लिए भी हो, सब कुछ है, तो एक फैमिली लिसनिंग सा बन जाता है उसमें। अब मैं दोबारा से आपके व्यक्तित्व की तरफ चलती हूँ। रिटायरमेंट के बाद में, वैसे आप जैसा व्यक्ति तो कभी रिटायर होता नहीं, आकाशवाणी के कार्यक्रमों से, आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रबंधन से थोड़ा सा जो आपने विराम और डायवर्शन लिया है, उसके बाद आपकी दिनचर्या क्या रहती है? देखिए, मेरे पास तो करने के लिए दो ही थे। या तो मैं आवाज़ थी मेरे पास, तो जब तक वो सलामत है उस पर तो मैंने विराम दे दिया कि कमेंट्री में कुछ स्वास्थ्य की वजह से मैं भाग दौड़ अब नहीं हो सकती, तो मैंने अधिकृत रूप से लिखित में दे दिया कि मुझे आवश्यकता नहीं है। विधिवत रूप से संन्यास ले लिया कमेंट्री से। उसके बाद मुझे ऑफर भी आए थे, लेकिन मैंने कह दिया मैं तो मना कर चुका हूँ, इसलिए मैं आ जाने से। उसके बाद कलम में मेरी एक सेकंड रही है, लेखनी अवरुद्ध नहीं हुई है, इसलिए गीत भी होते हैं और खेलों पे मेरे नियमित 2-3 अखबारों में स्तंभ चल रहे हैं और प्रतिवर्ष एक पुस्तक का मेरा प्रोजेक्ट है। ये तो बहुत चुनौती भरा काम है ताकि वो निठल्लापन जो है रिटायरमेंट के बाद जो अक्सर हावी हो जाता है वो आसपास नहीं आए, अपने व्यस्त रहे। आदमी ऑक्यूपाई रहता है अगर क्रिएटिवली, तो फिर समय उसके लिए समस्या नहीं रहता। रेडियो को लेकर कोई आपने ट्रेनिंग सेंटर या लोगों को ट्रेन करने के बारे में कुछ योजना नहीं बनाई? नहीं, आकाशवाणी जब भी कोई ज़रूरी समझती है, इस लायक मुझे समझती है कि कहीं आकर के कोई प्रशिक्षण योजना में, कोई सेमिनार में या वर्कशॉप में, तो मैं जाता रहता हूँ। क्योंकि अब आकाशवाणी के अलावा भी बहुत सारी चैनल्स खुल गई हैं। रेडियो का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तो यंग लोग जो हैं वो एंकर पर्सन के तौर पे या अपने
कार्यक्रमों की श्रृंखलाओं को लेकर उनमें अपनी प्रतिभागिता देते रहते हैं, लेकिन उनको आवश्यकता होती है एक मार्गदर्शन की। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इस बारे में आपने कुछ सोचा है? नहीं, मुझसे तो जो भी रेडियो के जो उम्मीदवार टकराते हैं, इधर उधर आते जाते हैं कि साहब मुझे कुछ बताइए, रेडियो में मुझे जाना है, क्या रास्ता, क्या शॉर्टकट है। मैंने कहा शॉर्टकट का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन रेडियो के जाने के बाद तुम्हें एक काम ज़रूर करना होगा कि अपनी ज़ुबान को बिल्कुल साफ करना होगा। अगर आप उर्दू बोल रहे हैं तो नुक्ता कहाँ लगना चाहिए ये आपको मालूम होना चाहिए, वरना मत बोलिए उसको। संस्कृत बोलनी है तो संस्कृत एक बहुत ही विज्ञान सम्मत भाषा है, उच्चारण में वहाँ समझौता नहीं होता। हिंदी में भी उच्चारण में समझौता नहीं होता, किसी भी भाषा में नहीं होता अंग्रेजी के सिवा। अंग्रेजी में तो आप बहुत से आत्मसात कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं बहुत से, लेकिन भारतीय भाषाओं में इतना नहीं होता, खासतौर से हिंदी में। तो मैं उनको यही सलाह देता हूं कि अपनी ज़बान साफ करो। अगर अपने आप को आप इतना शुद्ध समझते हैं तो रेडियो में जाने की सोचो, वरना जय राम जी की, आपकी ज़रूरत नहीं है रेडियो को, क्योंकि भ्रष्ट उच्चारण से सबसे बड़ा दोष, और कोई बड़ा दोष रेडियो में नहीं हो सकता। अगर एक कवि अपनी कविता पढ़ते हुए खुद ही भ्रष्ट उच्चारण करता है, अगर दोषपूर्ण उच्चारण करता है, तो फिर उसकी कविता का कितने ही गूढ़ अर्थ हो, लेकिन रेडियो के लिए मैं उसको ठीक नहीं मानता। ये हमारे आदि गुरु गोपाल दास जी हुआ करते थे, हमारे स्टेशन डायरेक्टर, ये उनका ही वाक्य है कि भाषा शुद्ध होनी चाहिए, जो भी जबान बोलो सरल बोलो तो भी साफ होनी चाहिए, उसमें गलती क्या है कि मतलब रेडियो में रहने के लिए सारे समीकरण आपके बिल्कुल उपयोगिता के साथ में और ऐसे ही रहने चाहिए, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं, कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और अब जो हमारे जैसे नए लोग प्रबंधन की तरफ जा रहे हैं, उनसे क्या अपेक्षाएं करते हैं? नहीं, प्रबंधन भी अपने आप में एक चुनौती है। अब 2 विंग बन गई है, प्रोडक्शन की, एक प्रबंधन की। तो प्रबंधन की भी एक चुनौती तो है ही उसमें, और जितना विस्तार होता जाता है किसी भी विभाग का या किसी भी संस्था का, किसी भी कार्य का, तो सब तरह के लोग आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनका मैनेजमेंट होता है। तो ये भी एक विधा है मैनेजमेंट की, और बहुत ज़रूरी हो गया रेडियो के स्टाफ के लिए, मेरे ख्याल से उससे बचना बहुत मुश्किल है। एक नया समीकरण जो जुड़ा है कि रेडियो प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि रेडियो के कार्यक्रमों की प्रस्तुति है, क्योंकि ये जीवन तो क्या है। मुझे मेरी कविता की एक, आजकल कविता जरा किनारे पे हो गई है, लेकिन मैंने लिखा कि जीवन का संघर्ष कभी भी खत्म नहीं होने वाला, जीवन का संघर्ष कभी भी खत्म नहीं होने वाला, इन प्राणों का कोलाहल बंद नहीं होने वाला। ये चलता ही रहेगा, एक चुनौती पार करेंगे, बाधा दौड़ है ये तो अनंत। और बाधाओं को पार करते करते जब आगे व्यक्ति जाता है तो सफलता कुछ और ही आनंद देती है, उसका सुख तो निराला होता है, गूंगे के गुड़ के तरह होता है। रेडियो की जो प्रोग्रामों की सफलता, उसका जो सुख है वो बिल्कुल गूंगे के गुड़ की तरह है। उसका स्वाद आत्म सुख है, वो उसका बयान करना दूसरे की, उसमें हिस्सेदारी नहीं होती। एक वो किसी कवि की पंक्ति है ना, दुख चंदन होता है, जिसके माथे लग जाता वो पावन होता है। वही दर्शन आपका है, वही अब चलते चलते तमाम श्रोताओं के लिए और हम रेडियो कर्मियों के लिए भी कुछ अच्छी सी बात, कुछ वैसे तो पूरा ही आनंद आया, लेकिन कुछ संदेश दीजिए। हम संदेश तो यही है कि अपनी निष्ठा से, एकाग्रता से, मनोयोग से, ईमानदारी से, कर्मठता से, ये सारे गुण हैं मिलकर के एक अच्छा प्रोग्राम प्रेजेंटर बनाते हैं। चाहे वो किसी भी रूप में हो, अनाउंसर हो या एंकर हो या कंपेयर हो या प्रोड्यूसर हो, ये इनके बिना आप एक अच्छा प्रोग्राम मैन नहीं बन सकते। तो अच्छा प्रोग्राम देने के लिए इनका निचोड़ आपके पास सत्व बना करके आपके प्रोग्रामों में वो परिलक्षित होना चाहिए। तो वो फौरन, जैसे चावल के एक दाने से पता लग जाता है खिचड़ी कैसी बनी है, ठीक उसी तरह से पहले जो ही आपके प्रोग्राम की शुरुआत हुई, भूमिका की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा विषय के अंदर कूदिए, और इतनी फुर्सत नहीं है सुनने वालों को, तो फ़ौरन अपने विषय में कूदिए और उसको इंट्रोड्यूस करिए, और फ़ौरन लिसनर समझेगा कि ये बहुत सही बात मिलने जा रही है, तो वो अटका रहेगा रेडियो सेट पे। रेडियो पे श्रोता को अटकाना, ये आज की मेरे ख्याल से पहली और आखिरी ज़रूरत है, चुनौती है और आवश्यकता है। आप ही की पंक्तियां हैं, मेरा साथ देना नहीं छोड़ना तुम्हारे सहारे दिया चल रहा है, याद है आपको? और आप
जैसे जितने भी हमारे मार्गदर्शक हैं और आकाशवाणी के स्तंभ हैं, समय समय पर उनसे इस प्रकार की अगर राय मिलती रहती है तो निस्संदेह रेडियो कहीं भी अंधकारमय नहीं होगा। देखिए, हमेशा वो दिया बिल्कुल जाता आपने ही सही रहेगा। कहा। रेडियो के स्टाफ को, चाहे वो टेक्निकल स्टाफ हो या प्रोग्राम स्टाफ हो, या उनको हताशा का भाव पास में ही नहीं फटकने देना चाहिए। भविष्य आदमी खुद बनाता है, अपने परिश्रम से रास्ते के कांटे साफ करता है। तो ये अड़चनें हैं, ये अपनी खुद की मेहनत से, खुद की जागरूकता से ये दूर हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है कि रेडियो के सुनहरे दिन फिर लौट आए। हालांकि मैं तो मानता नहीं कि दिन बीत गए हैं, लेकिन जैसा भी ये मिथ्या धारणा है तो उसे दूर किया जा सकता है। रेडियो का भविष्य उज्ज्वल है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजुल सर।